हेलो बच्चों, जैसा कि क्लास 10th का अपना ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसमें हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन वहाँ पे चल रही थी अपनी। ठीक है, इमेज कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की अपनी इमेज होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होंगी जहाँ पे लाइन आपको वास्तव में मिलती हुई मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज के अंदर लाइन हमेशा मिलेंगी नहीं, उनको हमें मिलाना पड़ेगा, यानी आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके अंदर हमें 4 से 5 लगभग केस पढ़ने हैं, और जो मेन बात क्या देखना है इसके अंदर कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो भी इमेज बनेगी अपनी वो रियल बनेगी। ठीक है, सिर्फ एक केस को छोड़ करके, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, तो वहां पे जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। बाकी सभी केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो आपकी रियल बनेगी। ठीक है, रियल के साथ में हमेशा इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है तो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। समझ गए नहीं? यानी अगर इमेज रियल बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, और अगर इमेज आपकी इरेक्ट बन रही है तो वो वर्चुअल होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि रियल है और वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और इरेक्ट है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां पे फॉर्मेशन हो रही है वो देखते हैं। केस फर्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हमने? इंफिनिटी के ऊपर रखा, इन्हें कॉनकेव मिरर। ये आपका पोल हो गया, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब अगर इंफिनिटी के ऊपर रख रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बी ए, कोई ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी के ऊपर, हमें नहीं पता कहाँ पे है, इंफिनिटी के ऊपर है। ठीक है, तो जो लाइन आएंगी वो बिल्कुल टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आएंगी यहाँ पे। ठीक, जैसे यहाँ पे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? अगर लाइनें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो लाइन कहां पे मिलेंगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये वाली लाइन कहां पे जाएगी? फोकस होती हुई, ये भी आपकी फोकस से होती हुई। ठीक है, अगर नीचे से कोई लाइन आ रही है तो वो भी आपकी कहां से निकल जाएगी? फोकस के ऊपर गुजर जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो आपकी फोकस के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो पोजीशन कहां पे होगी? एट द फोकस, फोकस के ऊपर बनेगी। ठीक, अब यहाँ पे साइज क्या था इसका? लार्ज था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? वेरी डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही समझो आप पॉइंट साइज, बिंदु के आकार की इमेज बनेगी यहाँ पे। एट द फोकस, सेकंड वेरी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बातें यहां पे लिखनी होगी हमें कि साइज कहां पे होगा?
एट द फोकस के ऊपर मिलेंगी, तो फोकस के ऊपर जहां भी मिलेंगी वहीं आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। और वेरी डिमिनिश्ड यानी बहुत ही छोटे आकार की, पॉइंट के आकार की होगी, बिंदु के आकार की इमेज होगी वहां पे। उसके बाद में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये अपना केस था फर्स्ट। अब केस सेकंड के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर। सेकंड के अंदर when object is placed beyond C, ठीक है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है। बनाएंगे यहां पे ये पोल, ये एफ हो गया और यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज हमने यहां पे रख ली, सॉरी ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया बियॉन्ड सी, सी से दूर रख दिया और इसका नाम दिया बी और ए, ठीक है। M1 M2 कोई मान लो मिरर आपका, पैरेलल लाइन जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो अपने कहां से वापस आनी है, फोकस से ही आनी है, फोकस से निकाल दी, ठीक है। और अगली जो लाइन जाएगी वो कहां से जाएगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से, और ये मान लो इमेज को यहां थोड़ा बढ़ा दिया, ये बनेगी कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ, जहां पे ये लाइन आपस में मिलेंगी वहां पे आपकी क्या फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। यानी जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वही लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी तो आएगी, यानी इस साइड जा रही है इस साइड वापस भी आएगी, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है लाइट की, तो वो वापस कहां से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकलेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो यहां पे होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी ए और बी, ठीक है। लिख लेंगे पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। और साइज क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉल साइज, यानी ऑब्जेक्ट जितना लिया था उससे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, छोटे आकार की होगी, ठीक। ये बात हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं केस नंबर थर्ड, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो आपकी कहां से होगी वो देखते हैं। When an object is placed at C, ठीक है, C के ऊपर तो रखेंगे, तो ये पोल हो गया और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है,
ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, सी के ऊपर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, आपकी सी के ऊपर ही होगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन आपकी कहां से होगी, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के ऊपर ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी। देखते हैं, तो ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन गई है वो आपकी कहां से आएगी, फोकस से, ठीक है। अब जो दूसरी वाली लाइन है, जो लाइट आ रही है, वो कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है। और फोकस से जा रही है तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकलेगी और यहां पे क्या हो जाएगा, ये मिल जाएंगे सी पॉइंट पर, यानी बी ए कोई आपका ऑब्जेक्ट था तो ए बी आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो कहां पे हुई, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, लिख लेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट, और थर्ड केस क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अब केस नंबर 4 लेते हैं। 4 केस के अंदर क्या होगा कि यदि हमने अब की बार ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज फॉर्मेशन आपकी कहां पे होगी वो हमें बना के देखना है। बैलेंस बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में अगर रख देते हैं तो M1 M2 अपना मिरर है, ठीक, बीच में पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट हैं अपने फोकस और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है हमें, सी एंड एफ के बीच में रखना है। जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा, यहां पे रखा, तो फर्स्ट लाइन कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाती है वो हमेशा कहां से वापस होती है, फोकस से गुजरेगी, यानी ये गई फोकस से, ठीक। और दूसरी जो लाइन फोकस से होकर के जाएगी, ये लाइन फोकस से होकर के गई तो वापस जब रिफ्लेक्शन होगा इसका तो कहां आएगी, एट द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये है कि यहां पे इधर आएगी और यहां पे मिलेगी, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट था बी और ए, ये क्या बन जाएगा, ए बी, ठीक है। यानी कि जब सी और एफ के बीच में हमने इमेज को रखा तो इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर हो रही है, ठीक है। अब की बार जो साइज है वो थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट का जो अपना साइज था वो छोटा था और इमेज अपने क्या हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन है रियल और इन्वर्टेड ही। तो लिख लेंगे इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन
बियॉन्ड सी, ठीक है, सी से दूर बढ़ेगी। सेकंड बात, वही रियल और इन्वर्टेड होगा। और थर्ड केस के अंदर क्या होगा, साइज जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन थोड़ा सा लार्ज का, जो इमेज का साइज होगा वो आपका लार्ज होगा, ठीक है। अब की बार जो हमें ऑब्जेक्ट रखना है वो यहाँ पे रख के देखते हैं फोकस के ऊपर, ठीक है। बीच में रख दिया, इसके बाद कहाँ रखेंगे, फोकस के ऊपर रख के देखते हैं, तो वहां जो इमेज फॉर्मेशन होगी आपकी वो कहाँ पर होगी वो देखते हैं। पहले एट फोकस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या है, पोल, ठीक। ऑब्जेक्ट हमें रखना है फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट रखना है फोकस के ऊपर, ठीक है। अगर फोकस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो अब की बार जो इमेज बनेगी वो अपने कहां पे बनेगी, एट द इंफिनिटी। इंफिनिटी के ऊपर क्यों बनेगी, क्योंकि यहां से जो भी लाइनें गुजरेंगी वो आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लाइनें कहीं ना कहीं आगे चल के जरूर मिलेंगी इंफिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन आपकी कहां पे हो रही है, एट द इंफिनिटी के ऊपर, ठीक है। देखते हैं इसको, इसके पैरेलल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद में फोकस से निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो, ठीक है। और अब की बार जो दूसरी लाइन है वो अपनी कहां से जानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे क्या होगी, वापस होगी। जैसे ये था, और वापस होने के बाद में इस प्रकार, ठीक है। तो यहां जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो आपकी इंफिनिटी के ऊपर होगी, लिख लेंगे इसको भी। When an object is placed at f, फोकस के ऊपर जो हमने रखा, इमेज फॉर्मेशन एट इंफिनिटी, ठीक है। रियल इन्वर्टेड और लार्ज साइज, यानी बहुत बड़ा साइज वहां पे मिलेगा। उसके बाद में जो लास्ट केस होता है अपना, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, इन दोनों के बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, वो जो इमेज फॉर्मेशन होगी आपकी वो बिहाइंड द मिरर होगी, मिरर के पीछे की साइड में बनेगी। ये वाली जो इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी, रियल और इन्वर्टेड नहीं होगी, ठीक है। जो लास्ट केस होगा वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट वाला होगा इन द कॉनकेव मिरर। देखते हैं इसको एक बार फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी। It balance between F and P.
फोकस और पोल के बीच में अगर हम रख रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? ये पोल को है, ठीक है। पोल को थोड़ा सा अपनी बार काम देते हैं, नीचे की तरफ देते हैं, है यहीं पे ही, लेकिन अब की बार क्या है, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? एट द बिहाइंड द मिरर, ठीक है। मिरर के पीछे वाली साइड में अब की बार फॉर्मेशन होगा इमेज की, जैसे कि देखते हैं। ये पोल हो गया यहाँ पे एफ और ये सी हो गया, ठीक। इससे जो लाइन पास होगी वो सेंटर होकर से फोकस होकर गुजर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर वो लाइन है तो, ठीक है। और दूसरी वाली जो लाइन होगी वो आपकी कहां से होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, और जो लाइनें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के निकलती हैं वो लाइनें सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर के वापस आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार की फॉर्मेशन वहां पर होगी। अब ये लाइनें आपकी कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया है, बहुत ज्यादा है। अब अगर नहीं ये मिल नहीं रही है कहीं भी, तो इनको क्या कर देंगे हम? पीछे की तरफ क्या कर देंगे? थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो पीछे की तरफ अगर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं क्या होगी? इमेज फॉर्मेशन होगी। और ये ऐसे की ऐसे रहेगी, ठीक है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वैसे की वैसे होगी। तो लिख लेंगे बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब समझ में आएगा कि लाइनें अब की बार अपने आप नहीं मिल रही हैं, हमें उनको पीछे की तरफ मिलाया गया है जान करके, ठीक है। तो जहां हमें लाइन को जानबूझ करके मिलाना पड़ रहा हो, अपने आप से नहीं मिल रही हो, उस इमेज को क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और साइज इसका क्या होगा? एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज साइज, यानी इससे तो बहुत बड़ा साइज होगा इसका, ठीक है। तो ये अपने क्या थे? कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन थी कि अगर ऑब्जेक्ट को मान लो अगर इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर पोल के बीच में रखा हुआ है तो कहाँ होगी? सेंटर और फोकस के बीच में मान लो रखा हुआ है तो कहाँ होगी? और जब फोकस और पोल के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी? किस प्रकार की इमेज बनेगी? साइज कैसा होगा? वो सब बातें हमने यहाँ पे देखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर केवल हमें दो ही केस पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो इंफिनिटी के ऊपर, और जो सेकंड केस है वो आपका है पोल और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। पोल एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, वो दो केस हमें वहां पे स्टडी करनी है। देखते हैं एक बार। image formation by convex mirror, ठीक है। अब की बार मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है।
और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर केवल दो केस पढ़ने हैं। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रखा हो, देखते हैं। When an object is balanced at infinity, अगर इंफिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसे होगी? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जितनी भी इमेज होंगी वो सारी की सारी वर्चुअल और इरेक्ट होंगी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखते हैं यहां पे इसमें अंदर की साइड क्या होगी? पॉलिश होगी, ये आपका पोल हो गया। और इमेज फॉर्मेशन अब की बार इस साइड में ना होकर के रिफ्लेक्शन वाली साइड में ना होके पॉलिश वाली साइड में इमेज फॉर्मेशन होगी, तो हम इस लाइन को क्या कर देंगे? आगे की तरफ और बढ़ा देंगे बाद में, ठीक है। तो जब इंफिनिटी के ऊपर रखा हमने, मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया इंफिनिटी के ऊपर, तो लाइट आई और वापस चली गई, ठीक है। इधर से लाइट आई और फिर वापस चली गई, ठीक है। ये फोकस था अपना और ये सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की बात उस साइड में होंगे, क्योंकि सफियर इस टाइप बन रहा है ना आपकी बात, तो बाकी सारी चीजें इस साइड में होंगी। तो यहाँ पे मान लो फोकस था और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो अब की बार जो इमेज हमने वो पहले पढ़ी थी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइनें आ रही हैं तो वो लाइनें हमेशा कहां से जाएंगी? फोकस से ही जाएंगी। तो इनको क्या करते हैं हम? पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जहां लाइन को बढ़ाया जा रहा हो, एक्चुअली मीट ना हो रही हो, मिलाया जा रहा हो, उनको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? बिल्कुल इरेक्ट होगी, लेकिन साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। तो लिख लेंगे इमेज फॉर्मेशन एट फोकस वेरी डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज की बहुत ही छोटी होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्मेशन वहां पे इमेज की होगी, ठीक है। ये तो बात थी कब? जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? इंफिनिटी के ऊपर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने अब की बार रख दिया पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी आपकी वो कहां पे होगी? वो देखते हैं एक बार। Case number second, when an object is balanced between infinity and pole, ठीक है। इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रखा है हमने, तो लाइन कहां से ट्रेवल करेगी? पास में होगी। और इमेज फॉर्मेशन आपकी कहां पे होगी वो देखते हैं। इस साइड फोकस होगा और इस साइड यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहाँ पे,
और ये अपना क्या है, P है, पोल है, ठीक। लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी इस साइड के अंदर, ठीक है। अगर लाइन टकरा करके यहाँ पे चली गई है तो कहाँ मिलेगी वो, फोकस के ऊपर मिलेगी, है ना। फोकस को थोड़ा सा मान लो यहाँ कर देते हैं हम, फोकस आपकी बार यहाँ है। और एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपकी क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो इसको हमने फोकस के ऊपर मिलाया, ठीक है। तो दूसरी लाइन को क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला दिया। तो यहां जहां भी ये लाइनें मीट हो रही हैं इस वाले एरिया में, वहां आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे बी ए, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट था वहां पे बी ए, ठीक है। लिख देंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F। और थोड़ा सा साइज क्या है आपके पास, थोड़ा सा बढ़ा गया है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, बढ़ गया है, हाईली डिमिनिश्ड ना होकर के थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो गया है। डिमिनिश्ड साइज यानी पॉइंट साइज नहीं है आपकी बात, लेकिन है डिमिनिश्ड, छोटा ही है। और थर्ड क्या है, वही वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये केस थे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के दो केस थे, एट द इंफिनिटी और बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी के बीच में। दोनों के अंदर फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी वर्चुअल और डायरेक्ट की होगी। दोनों के अंदर एक में बिल्कुल पॉइंट साइज होगा इमेज फॉर्मेशन, और सेकंड के अंदर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आकार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके यूज की, कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, वो देखते हैं एक बार। यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है। यूजेज ऑफ मिरर के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट अपना पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्सनेस के, कॉन्केव मिरर के बारे में। इसका यूज कहां पे किया जाएगा, तो कॉन्केव मिरर आपका जो गाड़ी वगैरह जो हेडलाइट होती है उसके अंदर यूज किया जाता है, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। और जितने भी डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो सब इसका यूज करते हैं, तो लिख लेंगे। और तीसरा जो यूज है सेविंग मिरर के अंदर, यानी दाढ़ी वगैरह जो बनाई जाती है तो फेस को थोड़ा सा बड़ा करके देखने के लिए भी हम इसका यूज कॉन्वेक्टिव मिरर का यूज करते हैं। यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, डेंटिस्ट यूज करते हैं, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज साइज ऑफ टीथ। और थर्ड यूज में क्या होगा, सेविंग मिरर्स के अंदर, ठीक है। सेविंग मिरर्स के अंदर कौन सी मिरर यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर का यूज वहां पे करेंगे। यूजिंग इन द सेविंग मिरर
टू सी द लार्ज साइड ऑफ फेस। चेहरे का आकार बड़ा करके देखने के लिए सेविंग मिरर्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो यूज हो गए किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के जो यूज होते हैं वो आपके कहाँ कहाँ होते हैं, देख लेते हैं एक बार उसको भी। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला जो यूज होगा, जो भी गाड़ियां वगैरह होती है, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उनमें जो साइड मिरर होते हैं, पीछे देखने के लिए जो वस्तु को यूज किए जाते हैं, वो वाला जो मिरर होगा आपके पास वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, यानी इन द साइड मिरर ऑफ व्हीकल टू सी द बैक साइड ऑब्जेक्ट। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए गाड़ी वगैरह के अंदर जो साइड में मिरर लगाया जाता है वो कौन सा मिरर होगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, गाड़ी के अंदर जो मिरर लगाया जाता है वो आपका प्लेन मिरर होता है। और सेकंड जो केस होता है इसका, जैसे मान लो कोई बड़ी शॉप्स वगैरह है, बड़े कोई मॉल्स वगैरह है, तो उसके अंदर जो शॉपकीपर होता है वो इस मिरर को लगाया रहता है, ताकि जो भी वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है उसमें मॉल वगैरह के अंदर या बड़ी शॉप्स के अंदर, तो वो उन कस्टमर्स के ऊपर निगाह रख सके, उसके ऊपर अपनी नजर रख सके कि कौन कस्टमर कुछ अपना सामान उठा तो नहीं रहा है वहां से। ठीक है, चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा है, तो उन सबको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। यूज इन द बिग मॉल या शॉप्स to see the शॉपकीपर के द्वारा उन कस्टमर्स को देखना। ठीक है, कि कोई कस्टमर कोई वहां से सामान तो नहीं उठा रहा है पूरी भीड़ के अंदर से, वो पूरी भीड़ को एक जगह पॉइंट में इकट्ठा करके उनको सबको वहां दिखा देता है, तो वहां भी कौन सा यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाएगा। ठीक है, अब ये बात थी अपनी रिफ्लेक्शन की, मिरर्स की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आता है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है वो देखते हैं एक बार। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होगा कि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तो वो अपने जो पथ होगा उसका, उसको क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। ठीक है, जो भी रास्ते से वो आ रही है उस रास्ते से वो क्या हो जाएगी, अलग रास्ते में चलना स्टार्ट कर देगी। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, when a ray of light goes from one medium to another, goes from one medium to another medium, it changes its path. तो क्या होगा, उसका जो रास्ता होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो मीडियम होते हैं, जैसे मान लो एयर के अंदर थी, तो वो मीडियम कौन सा हो गया आपका, रेयर मीडियम। मीडियम दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेयर मीडियम
और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयर का मतलब जहां पे लाइट आसानी से पास हो जाएगी, और डेंसर का मतलब बिल्कुल सघन, बिल्कुल गहरा, ठीक है, जहां पे लाइट आपकी पास होने में थोड़ा क्या लगेगी, टाइम लगेगी। तो इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी हाई होती है, और इस वाले मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है। अब जैसे मान लो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, तो लाइट की जो रे है वो आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखिए इस बात को, जैसे मान लो ये कोई ग्लास की स्लैब थी, ये आपका रेयर मीडियम था, हवा आती जहां पे, और ये क्या होगा, ये डेंसर हो गया, कांच जो होता है। तो जैसे ही रेयर मीडियम से लाइट आ रही थी, और रेयर मीडियम से जो लाइट आ रही थी, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, हवा से ग्लास के अंदर गई, ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है, यानी नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक गई, और दोबारा से फिर क्या हो गई, जैसे डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर आई, दोबारा हवा के अंदर आई, वही पोजीशन आ गई, तो सेम यहाँ पे आ रही थी, आना इसको यहीं पे चाहिए था और वहीं पे आ रही है बाद में भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब यहाँ पे जो एंगल होगा आपका इंसिडेंस वाला, वो आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा, इक्वल टू आर। समझ में आई या नहीं आई ये बात? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, और वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, समझ गए, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर जा रही है ना, पहले भी जा रही है नॉर्मल से दूर, और अभी बार क्या है, नॉर्मल से दूर ही जा रही है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो आपका ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। लिख लेंगे इस बात को। When a ray of light goes from rare medium to denser medium, rare to denser medium, it bends toward the normal। ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। वही बना देंगे डायग्राम इसमें, ग्लास स्लैब वाला ही। ये क्या था, ग्लास, और यहाँ पे क्या थी, एयर थी। तो ये वाला जो मीडियम था आपका ऊपर, तो क्या था, डेंसर मीडियम था, सॉरी रेयर मीडियम था ये, और ये वाला मीडियम क्या था, डेंसर था। जैसे रे ऑफ लाइट आई, और रे ऑफ लाइट आई तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है, तो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर के। और ये तो है सेकंड फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from denser to rare medium, जब डेंसर से
जैसे रेयर मीडियम के अंदर आपकी लाइट चली जाएगी तो अब की बार नॉर्मल की तरफ झुकाव ना होकर के नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी वो। इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे ग्लास स्लाइड था, ये क्या था, डेंसर मीडियम था। अब जो डेंसर मीडियम से जो लाइट आ रही थी वो आपकी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। जैसे मान लो यहीं पे था तो ये सीधी यहाँ से निकलेगी और दोबारा जहाँ से आनी थी वहीं चली जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना, इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे मान लो किसी स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर आप देखते हो कि उसका जो बॉटम होता है स्विमिंग पूल का वो थोड़ा सा अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो सब किसकी वजह से हुआ है, रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रेयर और डेंसर मीडियम दोनों है, हवा भी और पानी भी। तो पानी वहां पे किस प्रकार का काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का। जैसे ही हवा से लाइट आएगी डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने की कोशिश करेगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमें जो उसका स्विमिंग पूल का बॉटम होगा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और अगर मान लो कोई वाटर का गिलास, पानी का गिलास आपके पास में कांच का, और उसके अंदर हमने पेंसिल को डाला हुआ है, ठीक है, तो पेंसिल जितनी गिलास के अंदर डूबी होगी, पानी के अंदर डूबी हुई होगी, वो वहां से थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। जैसे ऐसा लगेगा जैसे मान लो पेंसिल यहाँ से टूट गई है। तो वो सब भी किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चेंज करेगी, और जैसे मीडियम के अंदर चेंज करेगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाने की कोशिश करेगी, यानी कि पेंसिल आपकी मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार मान लो कोई पानी के गिलास में एक नींबू डाला हुआ है, तो नींबू अपनी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा मोटा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे छोटा नींबू तो बाहर को देखेंगे तो, लेकिन जैसे ही पानी के गिलास के अंदर हमने उसको डाल दिया तो वो क्या होगा, अपनी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा मोटा दिखाई देगा गिलास के अंदर पूरे में, ठीक है। तो ये सब जो एग्जांपल्स थे वो किसके थे, रिफ्रैक्शन के थे। अब बात करते हैं क्रिटिकल एंगल, और उससे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या वो देख लेते हैं एक बार। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एक पॉइंट तो वही होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ही, कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों आपकी एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in same plane। तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन के अंदर होनी जरूरी है। सेकंड और जो मेन बात वो क्या है कि एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ साइंस ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी उसके बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ refracted equal to constant।
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक पेयर ऑफ मीडिया कोई भी दिया होगा उसके वो बराबर होगा टू ए पेयर ऑफ मीडिया। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू आई आर, ठीक है। और म्यू यहां से क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को क्या नाम दिया गया है स्नेल्स लॉ। जहां पे साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्टिव इज इक्वल टू द कांस्टेंट पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 आई म्यू आर, ये क्या है पेयर ऑफ मीडिया है, कोई भी मीडियम दिए हुए हैं